मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो आज की टॉप न्यूज है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट मून के ऊपर खोलने की बात की जा रही है, एंड ये प्लान रशिया ने यहाँ पर बाय 2036 इन अलायंस विद चाइना प्लान किया है। अपडेट क्या है यूएस और रशिया के पीस प्लान पे, क्या यहाँ पर मॉस्को के द्वारा ढील दी गई है, एंड कौन सी जगहें हैं ऐसी जो आइडेंटिफाई की जाएंगी एज अ न्यू लाइन ऑफ डिफेंस, एंड नया बॉर्डर किस तरीके से यहाँ पे कार्व आउट किया जा सकता है। तो हाइपरगेमी क्या होती है, डाउरी केसेस के साथ उसका रिलेशन क्या है, एंड सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस कांत ने क्या स्टेटमेंट दी है, क्या ऑर्डर्स यहाँ पर पास किए हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड क्या उन्होंने हाई कोर्ट को हिदायत दी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज 25 दिसंबर 2025 के द हिंदू से, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेडली डिस्कस भी करेंगे। तो बेल्जियम जॉइंस साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल। तो अब इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप के अंदर स्पेसिफिकली जेनोसाइड को कंडक्ट किया है, ये एलिगेशन लगाया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। और एक इंट्रीगिंग चीज इस चीज को लेकर यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है, एंड उनके स्टेटस के ऊपर अभी आने वाले टाइम में वोटिंग होने वाली है इन इजराइल इटसेल्फ, उससे पहले ही ये केस का रजिस्टर हो जाना, ठीक है, अपने आप में ही एक इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल के जो लोग हैं उनके ऊपर डालने वाला है, एंड बेंजामिन नेतन्याहू का फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, राइट। तो उसके बाद एक नेटो अलायंस वाला नेशन बेल्जियम, उसका ज्वाइन कर जाना। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ट्राइंगल समझाती हूँ कि लव ट्राइंगल की तरफ समझिए। एक तरफ यूएस है, एक तरफ आप लगा लीजिए नेटो नेशंस है, ठीक है, जो कि आधे नेशंस ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, मोस्ट ऑफ देम, है ना, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है या एटलीस्ट यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट तो है ही है। तीसरी तरफ आपको यहाँ पर इजराइल नजर आ रहा है। यूएस तो ऐसी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि करंटली अभी यूरोपियन यूनियन, नेटो एंड इवन के यूरोप के ऊपर भी, आप आने वाले न्यूज में भी डिस्कस करेंगे इस चीज को, उसका आप एक तरह से कान खींचा जा रहा है, ठीक है। एंड ये हो रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन वॉर, ठीक है, जो कि अब रशिया के साथ काफी टाइम से चल रही है, एंड ट्रीटी ब्रोकर कौन करा रहा है? यूएस करा रहा है। तो अब यूक्रेन के हेल्प में कौन आ रहा है? नेटो नेशंस आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन वाले नेशंस आ रहे हैं, ठीक है। कि अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखो यूरोपियन यूनियन वाले नेशंस के जो अब कान खींचे गए यूएस के द्वारा, ठीक है, इवन की नेटो नेशंस की जो हमने रिसेंटली ये भी पढ़ा था कि मिलिट्री जो रिक्वायरमेंट्स उनको बोला 5% ऑफ द जीडीपी अब खुद से नेटो नेशंस खर्चो, कि यूएस जो है अपना पैसा नहीं लगाने वाला। धीरे धीरे करके यूएस जो है वो थोड़ा सा अगेंस्ट यहाँ पर नेटो नेशंस, यूरोपियन यूनियन नेशंस के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आप देखो कि इजराइल का यहाँ पर जो बिगेस्ट एलाय है वो यूएस ही है, ठीक है। तो अब यूएस का ही एक आप कह सकते हो एलाय, नेटो एलाय अब अगेंस्ट ज्वाइन कर रहा है इजराइल के। तो ये आने वाले टाइम में कुछ इंट्रीगिंग सी स्टोरी हमें दिखाता है, ठीक है। बट करंटली अभी सिचुएशन यही नजर आ रही है कि गाजा स्ट्रिप पे जो भी अब जेनोसाइड कंडक्ट कराने के एलिगेशन नेतन्याहू के ऊपर स्पेसिफिकली एंड इजराइल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके ऊपर केस कर दिया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। उसको अब ज्वाइन किसने किया है, पार्टी ज्वाइन किसने की है साउथ अफ्रीका की साइड की, दैट इज बेल्जियम। एंड साउथ अफ्रीका रिच इन रिसोर्सेज, तो हो सकता है डिप्लोमेटिक टाइज उनके और भी ज्यादा बेटर यहाँ पर आते हुए या होते हुए आने वाले टाइम में नजर आए। देन क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग। पहली, द हेग पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ थर्ड फेज इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। सेकंड है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो आपको ये पता है ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, ठीक है, फिर वो पीसीआईए बन गया, फिर उसके बाद वो आप कह सकते हो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के नाम से वो अब फाइनली आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम यहाँ पर डाला गया। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक तो आपके लीगल केसेस होते हैं, ठीक है, लीगल केसेस में होता है कि एक डिसाइडिंग पार्टी होती है, या तो एक जीतता है या तो दूसरी जीतती है, या फिर उनकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है या कोर्ट के अंदर सेटलमेंट होती है इन द केस ऑफ सिविल मैटर्स। बट क्रिमिनल मैटर्स में एक पार्टी ऐसी होती है जिसके ऊपर सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट लगाए जाते हैं। नॉर्मल केसेस कैसे ही होते हैं, ऐसे ही कैरी आउट किए जाते हैं। बट आर्बिट्रेशन जो है वो क्या कह रहा है, आपका एडीआर का पार्ट होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं। तो उसके अंदर कोई विनिंग साइड नहीं होती है, सिर्फ नेगोशिएशंस उसके अंदर कैरी आउट की जाती है ना। तो अब आर्बिट्रेशन का ये प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरनेशनली, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली जो अब इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया के अंदर ये रिसेंटली अभी इनकलकेट भी किया गया है, जिसके बाद आप देख सकते हो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या बनना चाहिए? तो वैसे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कि जो अगर हम बात कर रहे हैं हेग पीस कॉन्फ्रेंस की 1899 की, ये रशिया के उस टाइम पे, रशिया भी क्या सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, यूएसएसआर था, ठीक है। सोवियत एरा के टाइम पे निकोलस सार जो थे वहां पे, उनके जो डिक्टेटर आप एक तरह से कह सकते हो, उनके द्वारा ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में एस्टैब्लिश करने वाली बात थी,
ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो कि अब मल्टीपल नेशंस को सामने लेकर आ रहा है, साथ में लेकर आ रहा है, जोड़कर लेकर आ रहा है, जो कि अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन के थ्रू किस तरीके से मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इनिशियली ये थर्ड फेज बनता है जहां पे आपके इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। पहले दो फेजेस कौन से थे? पहली ऐसी चीज हुई थी एट द टाइम ऑफ जे ट्रीटी ऑफ 1794। तो अमेरिकन सिविल वॉर से इसके बाकी के जो रूट्स है वो कनेक्ट होते हैं। तो अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे फाइनली ब्रिटेन और यूएस के बीच में जब टेरिटरीज की डिवीजन यहां पर की जानी थी, तो जे ट्रीटी ऑफ 1794 के अंदर उसी ट्रीटी के अधीन दोनों नेशंस ने बैठकर आपस में नेगोशिएशंस की। उसके बाद ये डिस्कशन का आउटकम निकल के आया कि ये एरिया आपका, ये एरिया आपका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है, फर्स्ट फेज का ये पार्ट होता है। देन सेकंड फेज के अंदर अगर आप देखोगे कि अलाबामा क्लेम्स 1792 के यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुआ। बट उसके बाद अगर आप देखोगे कि तीसरी बार भी आर्बिट्रेशन के थ्रू अब मैक्सिको और इवन के यूएस का जो डिस्प्यूट है वो भी सॉर्ट हो गया। सो अब इसी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रीज ने नोटिस किया, उन्होंने बोला कि उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए इंटरनेशनल मैटर्स में, कि इस तरीके से अगर सिचुएशन आराम से बैठकर बिना लड़ाई के सॉर्ट हो सकती है तो व्हाई नॉट, है ना। तो उसके बाद उसको इंस्टीट्यूशनलाइज यहाँ पर हेग कन्वेंशन ने किया, हेग ट्रीटी के थ्रू हुआ वो। ठीक है, 1899 के अंदर ऑल्दो जो ट्रीटी है वो रिवाइज होती गई टाइम एंड अगेन, एंड मल्टीपल नेशंस उसको ज्वाइन करते गए, इवन कॉन्टिनेंट्स उसको ज्वाइन करते गए। सो इसी तरीके से जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता गया। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी। देन अब सीरिया मिनिस्टर्स डिस्कस मिलिट्री, ऑप्शन नंबर ए सॉरी, सीरिया मिनिस्टर्स डिस्कस मिलिट्री कोऑपरेशन विद पुतिन इन रशिया। सो अब सीरिया में आप देख रहे हो कि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन थी, है ना। अब डेमोक्रेसी को वहां पर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। बशर अल असाद जो कि क्लोज अलाय ऑफ रशिया माने जाते थे, ठीक है, तो सोवियत, प्रो सोवियत आप कह सकते हो वहां पर गवर्नमेंट, जो कि सो कॉल्ड आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप वहां पर एग्जिस्ट करती थी, तो उनकी फैमिली तो वहां से भाग गई एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड, है ना। तो जब वो चले गए उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज करंटली आप देखो रशिया और इवन सीरिया के बीच में ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, तो अब सीरिया के साथ वापस से वो डिप्लोमेटिक चैनल्स को खोला जा रहा है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पर मिलिट्री कोऑपरेशन की बात की जा रही है मॉस्को के साथ सीरिया की, एंड ऑल टुगेदर जो इनके टाइज है वापस से रिवाइव किए जा रहे हैं, जो नई यहाँ पर गवर्नमेंट अब आई है। ठीक है, सो सीरिया मिनिस्टर्स जो डिस्कस कर रहे हैं मिलिट्री कोऑपरेशन विद पुतिन एंड इन स्पेसिफिकली रशिया के अंदर ही, मॉस्को के अंदर ये डिस्कशन हुई, सॉरी डमास्कस के अंदर ये जो डिस्कशन है वो हुई। तो इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा मैप वाला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस डज नॉट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर की बात हो रही है विद सीरिया, इराक, जॉर्डन, ईरान और लेबनान। आई गेस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया होगा, बट चलो आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ईरान। तो बॉर्डरिंग नेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इराक है, देन जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है एंड टर्की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ये ध्यान में रखना है। एंड सीरिया जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया जो है मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया है, जिस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो रशिया है उनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेडिटेरेनियन में सीरिया जैसी नेशन जो कि एक पोर्ट को भी ऑफर कर सकती है, इवन आने वाले टाइम में हो सकता है रशिया अपना कोई नेवल बेस यहाँ पर खोलने की बात कर सके, तो मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर रशिया अपना दबदबा यहाँ पर अगर बनाकर रखना चाहता है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ऑल्सो, तो ये एक इंपॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिक अलायंस वापस से करंट गवर्नमेंट के साथ अगर होती है तो वो बन सकती है। देन नेक्स्ट, तेलंगाना लाइकली टू गेट 5 more GI टैग्स सून। ठीक है, तो तेलंगाना के अंदर 5 और ज्यादा GI टैग्स को ऐड करने की बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो अब फाइल है वो पेंडिंग है। 5 कौन सी चीजें हैं? दैट इज नारायणपत ज्वेलरी मेकिंग, हैदराबाद के पर्ल्स, बंजारा ट्राइबल ज्वेलरी, बंजारा नीडल क्राफ्ट एंड बातिक पेंटिंग्स। ठीक है, तो अब ऑलरेडी एडिशन क्या है, एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग किस किस के लिए है? अमूर टर्मरिक, नालगोंडा चिट्टिक दोसाकाई, कोल्हापुर बेनिशंग मैंगो, देन महादेवपुर तुषार सिल्क, जक्शियल सेसमी एंड नयाकपोर्ट मास्क, सिग्नलिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एक्सपैंडिंग GI पोर्टफोलियो। ठीक है, कि करंटली इस हिसाब से हमारे पास एग्जिस्टिंग पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें तो है ही हैं, बट इसके अलावा ये 4 या 5 ऐसे GI टैग्स के लिए हमारी फाइल और ज्यादा पेंडिंग है। ठीक है, तो ये है, एंड 2 GI टैग्स ऑलरेडी हैं इनके पास सक्सेसफुली। हैदराबाद जो करंट गवर्नमेंट है, करंट यहाँ पर कांग्रेस की रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके अकॉर्डिंगली दैट इज हैदराबाद लाख बैंगल्स, देन नांगल एंड वारंगल चटपटा चिली। 2025 में इनको ये टैग दिया गया था। तो अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का पॉइंट यहाँ पर क्या है? ऑथेंटिसिटी को दिखाना। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंजाब की बात करते हैं, फुलकारी की बात करते हैं ना, फुलकारी का ऑल्दो हरियाणा के पास भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट जुड़ता जा रहा है, क्योंकि रूट्स यहाँ पर सेम थी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब ऑल टुगेदर दे वर वन, है ना।
तो अब 1960s के टाइम तक। सो अब फुलकारी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, अब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पंजाब आएगा, ठीक है, उनका कल्चर आएगा। तो इसी तरीके से जो जीआई टैग है आपको वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज परचेज करने जा रहे हो या अगर आप उसका नाम सुनते हो तो आप उस जगह को एसोसिएट करोगे, तो एक कल्चर को यहाँ पर वो दिखाता है। एंड इवन के जो आर्टिस्ट हैं या जो पीपल एसोसिएटेड विद दैट इंडस्ट्री है वो अगर उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके काम को और ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट एट द ग्लोबल लेवल एज अ होल। तो उनको इकोनॉमिकली उस चीज का फायदा बहुत ज्यादा देता है एंड कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खरीददार है उसको एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जीआई टैगिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इवन की सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो वांट्स कि जीआई टैगिंग हो, तभी उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जो था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला प्रोग्राम जो था उन्होंने तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया था। कौन से साल में लॉन्च किया था, 2000 समथिंग है, ठीक है, 2000 समथिंग में 1 है, 201 एंड एग्जैक्ट आप लास्ट डिजिट मुझे एक बार बता दो, ठीक है, कि वो कौन सा ऐसा साल था। तभी अगर आप देखोगे कि इवन यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट है टाइम एंड अगेन उनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है उसमें यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा तभी प्रचलन के अंदर है, ठीक है। सो इसी वजह से अगर आप देखो करंटली तेलंगाना के पास 18 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। तो ये स्टार मार्क मैं कर रही हूं, ठीक है, वंस एक बार इससे गो थ्रू कर लेना। क्वेश्चन जो है जीआई टैग से ही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जमदानी साड़ी आंध्र प्रदेश, खोवर पेंटिंग झारखंड, पद्मथाई मैट तमिलनाडु, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, हम नाम भी सुनते हैं सबका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। तो इन डिटेल अगर आप इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना चाहते हो, गो थ्रू करना चाहते हो, पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाती है एज सून एज द लेक्चर गेट्स डिलीवर्ड, तो यू कैन गो थ्रू देम वंस, ठीक है। देन इसरोज LVM-3 रॉकेट लॉन्चेस लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कल लॉन्च होनी थी 24 दिसंबर को, ठीक है, वो लॉन्च हो चुकी है सक्सेसफुली। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में इनको यहाँ पर जो है जो सैटेलाइट का जो आप कह सकते हो कि बंच है उनको लॉन्च करना था, सक्सेसफुली वो हो गया। यूएस के साथ इंडिया की कोलैबोरेशन थी, तो अब इंडिया का ये अगर मिशन इंडिया के द्वारा किया गया मिशन सक्सेसफुल हो भी चुका है, तो इंडिया के ऊपर रिलायंस जो है ऐसे नेशंस की, डेवलपिंग नेशंस के ऊपर वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब यूएस के अंदर सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन जो है उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, इंडिया के अंदर रिलेटिवली थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें जो है वो बेनिफिट करती हैं, तो तभी अलायंसेस जो है वो बेटर हो सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो अब LVM-3 जो है उन्होंने इसको सैटेलाइट्स को प्लेस कर दिया था इन द लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो अब इससे क्या होगा, सेल्युलर कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है अब मोबाइल यूजर्स जो है डायरेक्टली एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे इन कंट्रीज एज वेल। तो प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी इसका एक्सेस ले सकते हैं, यूजर्स भी ले सकते हैं, इवन कि गवर्नमेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 223 मीटर स्क्वायर की लेटेंसी के बेसिस पे अगर हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस करने के बाद लेटेंसी जो है वो रिलेटिवली कम हो गया एज कम्पेयर टू द अदर सैटेलाइट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस न्यूज़ के अंदर यही है कि LVM-3 M6 मिशन का के हिसाब से अगर हम टोटल देखें तो 104th लॉन्च थी ये श्रीहरिकोटा से, एंड ऑल्सो 9th सक्सेसफुल मिशन था ये LVM-3 लॉन्च व्हीकल का। तो इसको थोड़ा सा एक बार नजर में रखना, इस पॉइंट को, इस फैक्ट को। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल्दो ये आपको पता होगा पहला स्टेटमेंट, तो पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, LVM-3 M6 व्हीकल इज अ 2-stage लॉन्च व्हीकल। सेकेंड है, hydroxyl terminated polybutadiene forms a structural matrix binding solid ingredients like oxidizer and fuel. Which of the statements above are correct? So the correct answer is option number B. तो मैंने आपके साथ ना एक इमेज शेयर की थी, वो मैं इमेज भी आपको दिखा देती हूँ। ये वाली इमेज मैंने आपके साथ शेयर की थी, LVM-3 M6, ठीक है, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली स्टेजेस के बारे में पता लग गया होगा। स्ट्रैप ऑन इनिशियली, ठीक है, देन कोर स्टेज आती है जहाँ पे और बूस्ट मिलता है, एंड अपर स्टेज आती है। तो मतलब ये 3 स्टेज है, ठीक है। पहला स्टेज सॉलिड है, देन लिक्विड है, देन क्रायो है। तो अब सॉलिड स्टेज के अंदर आपको स्पेसिफिकली HTBP दैट इज योर हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है। तो अगर हम 3 स्टेज की बात करते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा थ्रस्ट की, प्रोपेलेंट की जरूरत पड़ती है। तो यही काम कौन करता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी जो है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो उसी के प्रोसेस के थ्रू अगर आप देखो कि ऐसा पॉलीमर है जो कि अब बहुत लो स्टेज पे या लो टेम्परेचर्स पे फ्यूल को यहाँ पर स्टोर करने के लिए अलॉन्ग विद एनर्जी, एंड वो
टाइम एंड अगेन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस जो आपके इतने हाई टेम्परेचर होने के बाद भी जो आपका फ्यूल है सॉलिड स्टेट में रहे, इवन कि उसको प्रॉपर एनर्जी के साथ प्रोवाइड किया जा सके, प्लस वो थ्रस्ट एक लॉन्गर टाइम तक दे सके। ठीक है, इनिशियल थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है आपको, क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए कोई स्पीडिंग कार है, ठीक है, आपको उसको क्रॉस करना है, तो आपको इनिशियली क्या है, जो गाड़ी ड्राइव करते होंगे वो क्या करते हैं मैनुअली, अब वो गियर एक डाउन कर देते हैं जनरली, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है, सपोज आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो आपको इनिशियल थ्रस्ट चाहिए, आप क्या करते हो, गाड़ी का जो गियर है वो डाउन कर देते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से गाड़ी का यहाँ पर गियर डाउन नहीं करते हैं, ठीक है, रॉकेट के केस में। तो रॉकेट के केस में यहाँ पर एक्स्ट्रा एक कैटलाइजर को ऐड कर देते हो। कैटलाइजर का क्या काम है कि आपके ऑक्सीडाइजर को एंड इवन कि आपके जो फ्यूल को वो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कन्फिगर कर सकता है एंड आपको एक्स्ट्रा थ्रॉटल प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज यहाँ पर हमारे पास प्रोपेलेंट है एंड एक पॉलीमर है। इसी तरीके से यहाँ पर इसके फायदे यही है कि एज अ कैटलिस्ट ये काम करता है कि आपका जो फ्यूल है वो एकदम से यहाँ पर उड़ेगा नहीं या फटने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। सिंपल सी इन सिंपल लेमैन टर्म्स में आपको ये चीजें बता रही हूँ। देन यूरोपियन यूनियन रिएक्ट शार्पली टू यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट 5 यूरोपियन फिगर्स। तो 5 यूरोपियन फिगर्स जो है उनके ऊपर सैंक्शन लगाया है यूएस के द्वारा। तो अब आपको पता होगा कि जो वीजाज है अब यूएसए प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, उन्हीं वीजाज के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको ओपन या पब्लिक कर देंगे, है ना। तो अब क्या है कि कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि ओनर्स हैं ऑफ दो साइट्स इवन के जो ऑपरेट की जाती हैं या इवन की स्टेक होल्डर्स हैं इन दो सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस के अंदर भी इवन कि वो अब वो क्या चाह रहे हैं कि वो पब्लिक प्रोफाइल या इवन की जो डेटा है वो लीक ना हो सके एंड एवरीथिंग, है ना। तो अब उसी की वजह से यूएस ने रिकॉग्नाइज किया उन लोगों को एंड सैंक्शन लगा दी गई है उन लोगों के ऊपर। ठीक है, तो अगेन अगर आप फर्स्ट न्यूज को यहाँ पर देखो तो यूरोपियन यूनियन या इवन नेटो नेशंस या इवन ऑल टुगेदर अगर आप यूरोपियन यूनियन की यहाँ पर बात करो, उन नेशंस के साथ फिलहाल जो यूएस की डिप्लोमेसी है या ऑन पेपर जो रिलेशंस नजर आते हैं वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तभी सैंक्शन लगाई गई। अदरवाइज प्रायर वार्निंग जो है वो दी जा सकती थी बट वो नहीं दी गई, है ना। तो अब इसी के बेसिस पे अगर आप देखो यूरोपियन यूनियन का जो रिएक्शन आया है वो बहुत ज्यादा हार्श है। ठीक है, इन्होंने बोला कि अब स्पेसिफिकली यूएस ने बोला कि वो डिनाई भी करेगा इन 5 लोगों को अपने वीजास। तो अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है वो एक्यूज कर रहा है यूएस को कि वो कोर्स कर रहे हैं अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि सेंसरशिप व्यू पॉइंट जो होना चाहिए वो कैरी आउट नहीं किया जा रहा। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि हमने इसी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक स्पेसिफिक, यूरोपियन यूनियन ये बोल रही है कि हमने स्पेसिफिकली ये सेंसरशिप को अलाउ किया है, ये सेंसरशिप लगाई है इसी वजह से ताकि जो एक लिमिटेड काइंड ऑफ कंटेंट है वही पब्लिक हो सके। एंड उसके बाद अगर आप किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को इनफैक्ट अगर देखो उसी की जस्ट बिकॉज वो एक एप्लीकेंट है या वो कोई एक सोशल मीडिया के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, पब्लिक प्रोफाइल यहाँ पर जा रहे हो उसकी, तो वो सारी चीजें आउट इन द सोशल मार्केट हो जाएंगी। तो अब एक पर्सन की आइडेंटिटी जो है, उसकी डिग्निटी जो है, उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो एट स्टेक आ जाती है जस्ट बिकॉज कि वो यूएस में वीजा अप्लाई करना चाहता है। तो सबका अपना अपना यहाँ पर व्यू पॉइंट है, उसी के बेसिस पे एक बैकलैश यूएस के डिसीजन के ऊपर यूरोपियन यूनियन का आते हुए एंड एज अ हार्श यहाँ पर जो उनका रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है। देन ज़ेलेंस्की रिवील्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूएस यूक्रेन प्लान टू एंड रशियन वॉर। तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत देखते हुए मिल रही है। ठीक है, मेजर पॉइंटर्स यहाँ पर यही है कि डोनेस्क रीजन के अंदर मेजरली जो कि अभी आप देख सकते हो कि यूक्रेन के एरिया के पास है, यूक्रेन के पास ही है ओरिजिनली तो, बट जब से लड़ाई शुरू हुई है 20% 30% ऑफ द एरिया वो रशिया के पास आ चुका है। तो अभी जो पॉइंट यहाँ पर फिगर आउट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि एकदम से आपको वो टेरिटरी यूक्रेन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके जो आर्मी है ऑफ यूक्रेन दे कैन रिसीड बैकवर्ड्स। ठीक है, एंड जहां पर वो बैकवर्ड्स डोनेस्क रीजन पे छोड़ देंगी वही दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ यू कैन से अ बफर जोन दैट कैन बी क्रिएटेड। तो ये बफर जोन जो है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह एक्ट करेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि जो अब रशिया ने ये चीज बोली थी ना यूक्रेन को कि आपको नेटो नेशन को छोड़ना पड़ेगा, कि आप कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करोगे, तो उसके अंदर भी रिलैक्सेशन देखने को मिली है। उन्होंने बोला कि आपको नेटो अगर ज्वाइन करना है बट नॉट इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली तो हो भी नहीं सकता क्योंकि नेटो की रिक्वायरमेंट ही इनिशियली हमने पहले भी डिस्कस किया यही है कि आपकी लॉन्गर टाइम पीस एंड स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यूक्रेन के अंदर अभी काफी टाइम तक नहीं भी आने वाली। तो रशिया ने उस पॉइंट को भी थोड़ा सा ड्रॉप आउट सा यहाँ पर कर दिया है। एंड स्पेसिफिकली ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो भी आउटकम होगा, आउटकम इन द
द सेंस कि जो भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसके अंदर इनकम किस किस की होगी, यूक्रेन की होगी, रशिया की होगी, एंड इवन की आप देखोगे कि यूएसए भी उसका एक पार्टनर या स्टेक होल्डर यहाँ पर बन चुका है ना। तो वो 3 या 4 चीजें जो है अभी तक यहाँ पर ये सॉर्ट आउट हो चुकी है। बाकी ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आ रही है कि धीरे धीरे करके जो रशिया है इवन दे आर ईजिंग आउट एंड वी आर ऑल्सो गिविंग अप ऑन सर्टन पॉइंट्स कि जो चीजें जो जायज लग रही है उनको, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। बट उन्होंने ये भी बोला कि रशिया जो है कुछ पॉइंट्स में बिल्कुल अड़ेग है, वन ऑफ देम बीइंग कि उनको डोनेट्स्क रीजन अगर चाहिए तो चाहिए, तो दे आर नॉट बैकिंग आउट विद दैट, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक बात थी। देन FTAs टू ओपन ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोफेशनल, सेज कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल। तो उनकी स्टेटमेंट ये कह रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, उन्होंने बोला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटर कर सकती है, उनका मतलब है कि इससे ज़्यादा इंडिया जो है वो कर सकता है। यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इन सर्टन टर्म्स, जिसके अंदर मेडिकल, IT, इंजीनियरिंग, इवन कि उन्होंने स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CAs बोला, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये बात बोली कि ये सारी सर्विसेज जो हैं उसको आप वहां पर जाकर यूटिलाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एज पर द न्यू FTA उसके अकॉर्डिंगली 5000 इंडियन प्रोफेशनल्स को, जिसके अंदर शेफ्स भी इंक्लूडेड है, इवन आयुष प्रोफेशनल्स, IT, एजुकेशन टीचर्स, नर्सेज, केयर गिवर्स, इंस्ट्रक्टर्स, ये सारे के सारे वहां पर वीजा लेकर जा सकते हो। इससे क्या फायदा होगा कि आपको ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सिर्फ और सिर्फ सरकार को यहाँ पर फायदा नहीं होता है, फायदा उन इंडिविजुअल को भी होता है कि जो कि आगे जाकर दूसरी कंट्री में परस्यू कर सकते हैं वीजास को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंडिया के लिए भी फॉरेन रेमिटेंसेस वो होंगी, एंड इवन की जो डायस्पोरा बाहर बैठकर कमा रही है तो इंडिया को भी वहां पर इनकम होगी, GDP के अंदर तो इंडिया के ही इंक्लूड होगा ना वो, इकोनॉमिक फायदा हमें हो रहा है, वी आर एग्रीइंग टू दैट। बट अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है तो यू शुड गो अहेड, टेक अ कॉल, एंड आप जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आप अच्छा कमा भी सकते हो और आप अपनी कंट्री को यहाँ पर सर्व भी कर सकते हो, आप अपनी बेटर लाइफस्टाइल को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं पसंद आता तो वापस तो आ ही सकते हो ना इन दैट केस, बट हिज पॉइंट वाज कि आप आगे जाकर एक्सप्लोर कीजिए। तो माई पॉइंट हियर इज ऑल्सो कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है तो यू कैन इवन गो फॉरवर्ड, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके आसपास वाला कोई भी, अगर आपका मन UPSC में है बट आपके आसपास वाला कोई ऐसे व्यक्ति एग्जिस्ट करता है तो आप उनको भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो वाई नॉट टेक इट, है ना। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ को भी चेंज कर सकती है। तो उन्होंने यही बोला कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है 2024-2025 की डेटा के हिसाब से हमने एक्सपोर्ट कितने किए हैं सर्विस सेक्टर के बेसिस पे, $390 बिलियन का हमने बिजनेस किया है, वो हमें फायदा हुआ है, हमने एक्सपोर्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ वो सर्विसेज। तो क्यों ना हम उस सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें when we are capable enough to do so। तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह ये FTAs जो है वो आते हैं लोगों के लिए, बस लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, अपनी जो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल है उस पर फेथ होना चाहिए, बाहर जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, व्हाई नॉट, है ना। एक सिंपल सी न्यूज़ थी। देन डाउरी इज अ क्रॉस कल्चरल ईविल से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर एक टर्म डिस्कस की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, दैट इज हाइपरगेमी। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है इसके अंदर। हाइपरगेमी वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, गैमी का जनरली हम कॉन्सेप्ट शादी के साथ यहाँ पर जोड़कर चलते हैं, वर्ड को तोड़ के देखते हैं। हाइपरगेमी का एक बेसिक सा मतलब यही है कि जब आप चाहते हो कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, जो कि एक शादी कराना चाहता है, लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली लड़की के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला क्योंकि लड़की के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी लड़की सो एंड सो क्लास तक या सो एंड सो पोटेंशियल रखती है कि हम उसको एक या तो ऊंचे खानदान में शादी करें उसकी, या उसकी अमीर खानदान में शादी करें, या एटलीस्ट जो लड़का जिसके साथ उसकी शादी की जा रही है वो उससे ज्यादा पोटेंशियल वाला हो, उससे ज्यादा कमाता हो, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है। कहते हैं हाइपरगेमी, एक तो स्पेसिफिक डाउरी तो हमारे सिस्टम के अंदर है ही है, पहले उन्होंने ये चीज बोली, बट हाइपरगेमी जो है आजकल वो भी डाउरी का पार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हाइपरगेमी को प्रैक्टिस करते हुए जो लड़की वाले हैं अपनी जो खुद की पहुंच है उससे डबल ट्रिपल अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं या खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं ड्यूरिंग अ मैरिज सेरेमनी या ड्यूरिंग अ मैरिज, ताकि वो एक अच्छे खानदान में लड़की हमारी जा सके, जो कि अब आप एक्स्ट्रा 2, 3, 10 टाइम्स जितना भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च रहे हो वो भी तो एक तरह की डाउरी है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली कि हाइपरगेमी जो है वो एक प्रॉपर ऐसा डाउरी का प्रोसेस या मेथड बन चुका है, जिस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट एंड इवन के कोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो डाउरी है इसका प्रचलन इनिशियली अगर हम देखें हिंदुइज्म के आसपास था, बट अगर हम अब देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट तो ये एक ही रिलीजन के अंदर सीमित नहीं है, ये डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर ऑलरेडी समा चुका है, ठीक है, कि अब ये क्रॉस कल्चरल ईविल बन चुका है, नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, बट ये अब रिलीजन से परे जो डाउरी है हर एक तरह के रिलीजन के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है, जो कि एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी डाल रहा है,
ठीक है। उन्होंने बोला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, बट उसके बाद भी अगर आप देखो डाउरी जो है आजकल बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में जैसे जैसे दुनिया घुसती जा रही है, वही मटेरियलिज्म को और ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है इन द नेम ऑफ गिफ्ट्स। ठीक है, या वही डाउरी को इन द नेम ऑफ गिफ्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, लैविश वेडिंग्स को अरेंज कराया जा रहा है, तो वो सब तो डाउरी का ही पार्ट बनता है ना यहाँ पर। When you can have a simple marriage and आप किसी को गिफ्ट दिए बगैर भी आराम से बता सकते हो कि हाँ इसकी शादी हो चुकी है, तो वो लाविश वेडिंग्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही डाउरी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि ये अब क्रॉस कल्चर्स में फैल चुकी है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो प्रॉपरली होते हुए भी काम नहीं कर पा रहा, उसकी इंप्लीमेंटेशन इतने तरीके से नहीं हो रही अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा इमीडिएट एक्सीडेंट नहीं हो जाता। तीसरी चीज उन्होंने यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम लॉ बोली। तो मुस्लिम लॉ एंड इवन हिंदू लॉ के बीच में मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अब हिंदुइज्म के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तपदी यूज करते हैं। सप्तपदी मतलब 7 वचन जो देते हैं, पंडित जी एक थाली में लाइन बनाकर देते हैं ना, दैट इज सप्तपदी, है ना। 7 वचन आपसे पंडित जी लेते हैं। तो अब उसको हम क्या बोल रहे हैं कि इमोशनल सेटअप के अंदर वो चीज हो रही है। डाउरीज एक्स्ट्रा जो आप एक्स्ट्रा यहाँ पर मटीरियल में चीजें पे कर रहे हो। इस्लाम में लॉ के अंदर जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं, वहां पे मेहर की रकम होती है। मेहर का क्या काम होता है कि अब मुस्लिम या इवन क्रिश्चियंस के अंदर भी ऑल टुगेदर अगर मुस्लिम या इस्लामिक लॉ की बात करो तो वहां पर मेहर होता है एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की तरह, कि इतने रकम की मेहर जो है वो लड़की अब लेकर आई है एंड इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब इसी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है वो एक स्ट्रेंथनिंग पोजिशन टू विमेन देती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहर की रकम के साथ मानी है कि ये अमाउंट के थ्रू आप जो है मैं इसी वजह से यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तभी एलिमनी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इस्लामिक लॉ के अंदर नहीं होता। तभी अगर आप देखो शाहबानो केस के अंदर जो अब सेक्शन 125 आईपीसी का यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया था, मेंटेनेंस की यहाँ पर बात की गई थी, वो सारी चीजें एप्लीकेबल हुई। ठीक है, तो अब जो वो कॉन्सेप्ट है, अगर हम देखें हम यूसीसी की तरफ भी चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ना मेहर की रकम एग्जिस्ट करते हुए भी अगर आप देखो करंटली दैट वाज टू इनिशियली वाज टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ अ वुमेन इन फैमिली इन अ मुस्लिम फैमिली, है ना, कि अब इतनी मेहर पे मैं जा रही हूँ। बट धीरे धीरे करके अगर आप देखो ये डाउरी का कॉन्सेप्ट अगर इस्लामिस्ट के अंदर भी या इवन की मुस्लिम रिलीजन या डिफरेंट कल्चर्स के अंदर भी आ रहा है, तो वो ओरिजिनल पॉइंट जिस वजह से मेहर की रकम बनाई गई थी उसकी वैल्यू लूज हो जाती है, उसका कल्चरल एसेंस खत्म हो जाता है ना। तो ये चीज जो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर फैक्ट किया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि डिफरेंट कल्चर्स में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो अब उसका सोल्यूशन देने के लिए उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो हाई कोर्ट को बोला कि जितने भी डाउरी के केसेस आ रहे हैं कलेक्टिवली आप उनको उठाओ, डिफरेंट नेचर के हैं जिस तरीके के भी हैं, बट अगर डाउरी के साथ रिलेटेड है उन सभी को गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके स्ट्रिक्ट बेसिस पे। दूसरी चीज उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज बोली कि आप एक ऑफिसर को जो कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनको नियुक्त कीजिए, अपॉइंट कीजिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर की जानी चाहिए। एंड इट शुड बी मेड श्योर कि डाउरी के जो केसेस हैं वो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ट्रीट किए जा सके एंड इसको बाद में हम मिटिगेट करते रहे सारी चीजों को, उससे पहले इसको ग्राउंड लेवल पर खत्म किया जाए। इस तरीके से प्लानिंग की जाएगी। आने वाले टाइम में मे बी उसके ऊपर भी कोई सरकार कोड लेकर आ सकती है। ठीक है, ये लेकर आएगी भी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश भी जारी हो चुका है। बट किस तरीके से एक सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, बीइंग इट कॉन्ट्रैक्चुअल या बीइंग इट इमोशनल बेसिस पे, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला। एंड स्पेसिफिकली जस्टिस कांत जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे, बेंच का एक पार्ट भी थे। ठीक है, कि मैरिज है उसको एक सैंक्टिटी के साथ यहाँ पर मेंटेन करके रखा जा सके। Then Russia plans a nuclear power plant on the moon next decade. तो चाइना के साथ कोलैबोरेशन में दे आर प्लानिंग बाय 2036 कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है मून के ऊपर खोला जा सके। ठीक है, अब एक अचीवमेंट किस तरीके से होगा, कैसे डिटेल्स होंगी, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि अगर ये ऐसा कुछ मिशन या प्लान लॉन्च होता है। तो चाइना यूजिंग LAC डिसएंगेजमेंट टू रीसेट इंडिया टाइज, कर्ब US अलाइनमेंट। तो यूएसए की तरफ से ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने बोला कि LAC वाला रीजन जो है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाला जो रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, कि चाइना उसको यूज कर रहा है। ठीक है, उसी पेन पॉइंट ऑफ इंडिया को यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया ओनली। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है अपने टेरिटरी को लेकर बहुत ज्यादा, इवन सॉवरेनिटी की जब हम बात कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। अरुणाचल वाले रीजन में भी अगर आप देखो, रिसेंटली न्यूज में यही था कि एक व्यक्ति ने, एक स्पेसिफिकली लड़की ने जब अरुणाचल का मेंशन किया तो उनको वहां पर डिटेन कर लिया गया घंटों तक चाइना के एक एयरपोर्ट पे, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही है। उन्होंने बोला जब से इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज चाइना के खुले हैं, उसके बाद LAC को अब धीरे धीरे करके ईज आउट करता जा रहा है चाइना। ठीक है, ताकि बेटर रिलेशंस हो सके इंडिया के साथ डिप्लोमेटिकली। बट ऑन दी अदर हैंड, जब मोदी मिलकर आए शी जिनपिंग को,
उसी टाइम के दौरान 1 या 2 दिन बाद आप देखोगे कि J-10C फाइटर जेट्स जो हैं 2 बैचेस में पाकिस्तान को चाइना के द्वारा डिलीवर भी किए गए। कि यहाँ पर फिर से वही बात हो जाएगी कि अब चाइना इज प्लेइंग अ रोल विच इज अ डुअल रोल, जिसमें वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के साथ भी यहाँ पर मीठा बन रहा है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली यूएसए के द्वारा ये वार्निंग इंडिया को दी गई है, ठीक है, कि आप अपने डिप्लोमेटिक टाइज बेटर कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ऐसी चीजें हो रही हैं। कि LAC वाले रीजन के अलावा भी अगर आप देखो, चाइना ने अपने जितने भी पॉसिबल पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं वो, कि कहाँ पे उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। तो वो चीज बाकी जगह यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इंडिया मे नॉट बी और मे बी और मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो एक तरह से वार्निंग यूएसए की तरफ से आई है इंडिया के लिए। देन बैन ऑन एंट्री ऑफ ट्रक्स लिफ्टेड, कर्ब्स ईज्ड एज दिल्लीज एयर क्वालिटी इंप्रूव्स। तो हमारे पास ग्रैप रिफॉर्म्स है, ग्रैप 4 स्टेज जो है वो चल रही थी, ठीक है, तो अब उसको ईज आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो 24 आवर डेटा के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का NCR रीजन का कम होता हुआ नजर आ रहा था। तो इसी वजह से ग्रैप 3 अभी तक यहाँ पर एप्लीकेबल है, 2, 1, 2, 3 वो अभी तक एप्लीकेबल है। उसके अकॉर्डिंगली ग्रैप 4 के अंदर अगर आप देखो तो BS6 से कम वाले जितने भी इंजन है गाड़ियों के, पर्सनल या इवन की कमर्शियल गाड़ियों के भी, ट्रक्स एंड एवरीथिंग एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो जो कमर्शियल गाड़ियां चल रही थी, BS6 से कम की एंट्री यहाँ पर दिल्ली NCR रीजन के अंदर किसी को भी नहीं थी, ठीक है। बट अब वो धीरे धीरे अगर आप ईज आउट हो गया है, ठीक है, तो उसी वजह से BS जो 3 या इवन 4 स्टेज तक अलाउंस यहाँ पर एंट्री जो है NCR रीजन के अंदर यहाँ पर दे दी गई है। एंड इवन कमर्शियल व्हीकल्स जो अब सामान इधर से उधर उनको जिनको ढोना था, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनको भी अब धीरे धीरे करके अलाउ किया जाएगा, जो जिनको अभी बॉर्डर पर ही खड़ाया गया था, ठीक है। तो अभी 24 आवर्स के सर्वेलेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो 271 तक AQI यहाँ पर नजर आ रहा था। आने वाले टाइम में इतना ही रहेगा, बट धीरे धीरे करके ये ईज आउट हो सकते हैं। जो ग्रैप के हमारे आप कह सकते हो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है हमारा दिल्ली NCR को रीजन को लेकर, वो धीरे धीरे ईज आउट यहाँ पर हो सकता है जैसे जैसे वेदर कंडीशंस एंड AQI बेटर होता जाएगा। तो मैंने एक बताया था आपको सुप्रीम कोर्ट की कौन से साल की जजमेंट थी जिसके बाद दिल्ली NCR के अंदर ग्रैप के जो प्रोविजंस है वो लगा दिए गए थे, कौन सी है वो, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है, कौन से साल की वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो मुझे बताना। यूनेस कीन टू इम्प्रूव टाइज विद इंडिया सेज एडवाइजर्स। सो इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश की जो है उनका कभी भी कोई भी कनेक्ट इंडिया के साथ नहीं था, क्योंकि अब अपेरेंटली अगर आप देखो शेख हसीना को इंडिया ने यहाँ पर पनाह दी हुई है, असाइलम दिया हुआ है, बट उसके बाद भी अगर आप देखो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई, एम्बेसी बंद करनी पड़ी, प्रोटेस्ट हुए, इवन कि कल के न्यूज़पेपर में भी इवन था दैट वाज सर्टेन कम्युनलिस्ट रिमार्क्स जो मैं अब आपको नहीं बताना चाह रही थी, ठीक है, तो वो चीज़ को मैं रिपीट भी नहीं करूँगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी भी नहीं है। तो उसी के पॉइंट पर अगर हम देखें तो अब वापस से जो वहाँ पर गवर्नमेंट है वो चाहती है इंटरिम गवर्नमेंट कि इंडिया के साथ जो उनके टाइज हैं वो बेटर होते रहे, कि बीइंग अ पड़ोसी नेशन ऑल्सो इंडिया का जो इम्पैक्ट है बांग्लादेश के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रेड अगर आप देखो बांग्लादेश का इंडिया के साथ यहाँ पर होता है, तो उन्होंने यही बोला कि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को या इकोनॉमिक बेनिफिट्स बांग्लादेश को जिस चीज़ से मिलते होंगे हम उस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया ऑल टुगेदर, दे सेइंग कि हम अपने टाइज को बेटर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम अपने टाइज को और बेटर करना चाहेंगे भी आने वाले टाइम में भी। तो अगर इंडिया से सामान इम्पोर्ट करना बेटर या इवन की सस्ते रेट पे पड़ रहा है बांग्लादेश को, तो वो किसी और नेशन लाइक वियतनाम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो दिस कॉन्वर्सेशन वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइस। उन्होंने बोला कि अगर वियतनाम हमारे पास एक ऑप्शन है और एक इंडिया ऑप्शन है, और अगर इंडिया से हमें सामान सस्ता मिल रहा है तो वील परस्यू इंडिया ओनली। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखकर चलेंगे। तो अभी इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है या अप्रूव किया है एक ऐसा प्रपोजल टू परचेज 50,000 टन्स ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये आपकी न्यूज थी। देन एवियन फ्लू आउटब्रेक थ्रेटन्स टू अपहेंड सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ डक फार्मिंग इन कुतनाड। तो कुतनाड जो रीजन है वहां पर अगर आप देखोगे कि H5N1 जो कि अब एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड्स के अंदर जो इन्फ्लुएंजा डिजीज है वो फैल गई है टाइम एंड अगेन। तो अब इस वजह से फाइनली क्या हो रहा है कि 55,000 बर्ड्स जो हैं वो, जिसके अंदर चिकन्स भी हैं, डक्स भी हैं, ठीक है, तो वो दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सो अब उसके बाद अगर आप देखो सरकार इस चीज़ को कर्ब करने के लिए 25,000 बर्ड्स को कल भी करेगी, उनको मारेगी भी इस हफ्ते के अंदर अंदर। बट अब ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनका बिजनेस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इसी बिजनेस के अंदर चलता है, ठीक है, तो अब डक फार्मिंग के लिए स्पेसिफिकली अगर आप देखो उनके साथ यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो चिक फार्मिंग के अंदर है या पोल्ट्री फार्म्स के साथ एसोसिएटेड है वो क्या करते हैं, वो अब जो चिक्स हैं उनको एक
क्लोज इनक्लोजर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। बट जो लार्ज डक फार्मर्स हैं या इवन कि नॉर्मल डक फार्मर्स भी है ना, वो इस चीज़ को यहाँ पर नहीं प्रैक्टिस कर सकते। दे नीड ओपन स्पेसेस ऑल्सो। ओपन स्पेसेस क्या, वो अब जो रैंडम यहाँ पर जंगली डक्स होती है वो उन्हीं के ऊपर उनका जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है। तो किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं कि किसी एक एरिया के अंदर अगर डक कम हो जाती है या नंबर ऑफ डक्स कम हो जाती है तो वो दूसरे एरिया से वहाँ पर माइग्रेट उनको करा देते हैं, ठीक है, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा भी बन चुका है, जो कि आइडेंटिफाई किया भी गया है। बट अब वो यही कर सकते हैं कि क्लोज इनक्लोजर्स में तो उनको यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस कर सकते एज कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्म्स, है ना। तो अब इसी वजह से उनका जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा डाउन या ठप हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड अब जो फार्मर्स हैं दे आर ऑल्सो यू कैन से के जो डक फार्मर्स है दे आर ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस के अब के हम उनका बिजनेस है उनका फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो उनके खुद की आप कह सकते हो कि रोजी रोटी की तरह ही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है ऑफ इंक्रीजिंग या फार्मर्स दे मूव डक्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर फीडिंग पर्पसेज ऑल्सो, तो ये एक ऐसा सोर्स है जो वल्नरेबिलिटी टू डिजीजेस सच एज एवियन इन्फ्लुएंजा इन दिस पर्टिकुलर रीजन वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्ट ये कहती है। तो आज के न्यूज़पेपर में सब कुछ इतना ही था। तो यूपीएससी के 2026-2027 के जो बैचेस हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-3043। कोई भी बैच की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज www.sleepyclasses.com। सो यूपीपीसीएस का बैच इज ऑल्सो लाइव नाउ। तो कोई भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, सेम वेबसाइट, सेम टोल फ्री नंबर एंड सेम ही आप देखोगे कि जीमेल आईडी एग्जिस्ट करती है। सो कोई भी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर या कोई और भी न्यूज़ है तो टेलीग्राम ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके पास अगेन अवेलेबल है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।